हेलो एवरीवन। तो ये है टेस्ट नंबर 4 और ये आपका राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी का टेस्ट है और ये हमारा ध्येय आईएएस का है। ठीक है, तो अभी तक हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आपका इन्वायरमेंट के भी कुछ क्वेश्चन देख लिए हैं। बचे हुए क्वेश्चन मैंने अभी अपलोड किया था। आई होप कि आप में से बहुत सारे लोगों ने वीडियो भी नहीं देखा है। और अब हम थोड़ा सा पॉलिटी को भी रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि इस समय रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो चले स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें हमारे बैकग्राउंड से मतलब जब संविधान बन रहा था यह संविधान के पहले जो चीज़ें अपने भारत में रेगुलेट हो रही थी उसका बैकग्राउंड भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन उन्हीं के बैकग्राउंड से ही है, समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि किस एक्ट के द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। ऑप्शन है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट यानी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, बी 1833 का चार्टर एक्ट, सी 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट एंड डी 1793 का चार्टर एक्ट। अब हमें इसमें से सही आंसर बताना है। देखो, इसमें ज़्यादा कुछ बताने वाली चीज़ नहीं है, बहुत सारे लोगों ने पढ़ रखा है तो आता तो होगा ही, पर फिर भी बैकग्राउंड समझना जरूरी है क्वेश्चन के आंसर के लिए। कि कह रहे हैं 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। ठीक है, जिसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली और इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, यानी कि जैसे यूनियन गवर्नमेंट हो गई उस तरीके से। तो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो कह रहे हैं किस अधिनियम को भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए 1835 का अधिनियम, बी 1858 का भारत सरकार अधिनियम, सी 1861 का भारत परिषद अधिनियम एंड डी 1892 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, तो भारत सरकार अधिनियम और भारत परिषद अधिनियम ये अलग अलग हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा। हम बात करें कि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम का निर्माण 1857 के विद्रोह के बाद किया गया था। आपको पता है भारत में रिवोल्ट जो हुआ था बहुत अच्छा, बस ये है कि उसका अच्छे से रिजल्ट नहीं हो पाया क्योंकि कुछ कमियां थी। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया कि 1858 में भारत सरकार अधिनियम बनाया। ठीक है, जिसका निर्माण किया, जिसे भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला नियम के नाम से भी जाना जाता है। इस कानून के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और भारत शासन को ब्रिटिश क्राउन के अधीन लाया गया। तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा 1858 का भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन बसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया था। सेकंड ऑप्शन है कि संविधान सभा द्वारा कमल को प्रतीक मोहर के रूप में अपनाया गया था। थर्ड है कि एल.एन. मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार नियुक्त किया गया था। एंड फोर्थ, संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष चुने गए थे। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है या है। ऑप्शन ए फर्स्ट सेकंड थर्ड, बी सेकंड थर्ड फोर, सी फर्स्ट थर्ड फोर, या डी फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर। इंपॉर्टेंट है और आपका पूरा जब से शुरू किया गया था कार्यक्रम, मतलब चीज़ें शुरू हुई थी भारत में, तो उनमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करें आंसर की तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही है, यानी कि सेकंड को छोड़ के सभी सही हैं। क्यों सही है बात कर लेते हैं। संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष डॉक्टर H.C. मुखर्जी तथा V.T. कृष्णमाचारी चुने गए थे, जबकि अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन बसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया था। ठीक है, तो सही है वो आपका। देखिए, क्योंकि इन्होंने कहा कि संविधान सभा द्वारा कमल को प्रतीक के रूप में अपनाया गया, तो ये गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि हाथी को अपनाया गया था, ना कि कमल को, इसलिए सेकंड ऑप्शन आपका गलत है, बाकी सभी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है। ऑप्शन फर्स्ट, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। सेकंड, यह अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। थर्ड, यह बहुदलीय संरचना थी। या फोर, यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। तो करें नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके चयन करके हमें सही उत्तर बताना है। बात करें आंसर की कोड की, तो ऑप्शन ए फर्स्ट और सेकेंड, बी सेकेंड और थर्ड, सी फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर, या डी सेकेंड थर्ड और फोर। तो देखिए, यहाँ पर इसका आंसर फर्स्ट गलत है, बाकी सेकेंड थर्ड और फोर आपके सही हैं। क्यों सही हैं? इन्होंने ऑप्शन में बताया कि यह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। नहीं, संविधान सभा के सदस्यों को चुनाव वयस्क मताधिकार के द्वारा नहीं, बल्कि राज्यों की प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा के सदस्यों को चुनाव किया गया था। आपको आंसर इसका सही से पता चल गया क्योंकि अप्रत्यक्ष का परिणाम था, ना कि वयस्क मताधिकार का। ऑप्शन ए जैसे हमारा गलत होता है, तो इस तरीके से आपका फर्स्ट, सी और बी सभी गलत हो जाते हैं और डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, जब भी संविधान सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती थी तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे।
सेकेंड है कि जब संविधान सभा की बैठक बतौर विधायिका होती थी तब इसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते थे। तो कह रहे हैं कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही ऑप्शन है? केवल फर्स्ट है, बी केवल सेकेंड है, सी फर्स्ट और सेकेंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। देखिए इसका आंसर सी सही है, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड दोनों ही सही है। क्यों सही है? तो अच्छा खासा पीडीएफ में दिया, आप अच्छे से पढ़ लेना। और हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहे हैं कि निम्न में से किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सी एन.ए. पालकीवाला या डी के.एम. मुंशी। तो चलें आगे इसका आंसर देखते हैं। देखिए एन.ए. पालकीवाला ने कहा कि प्रस्तावना को संविधान सभा का परिचय पत्र कहा है, जबकि के.एम. मुंशी के अनुसार प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। तो जो ये वक्तव्य की बात करेंगे तो एन.ए. पालकीवाला यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया गया। सेकेंड, इसमें संशोधन किया जा सकता है। थर्ड, इसकी प्रकृति न्याय योग्य है। एंड फोर्थ, 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें समाजवादी तथा पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए। तो कह रहे हैं कोट है हमारा, नीचे दिए गए कोट से सत्य कथनों का चुनाव करना। ऑप्शन ए फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, बी फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ, सी सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, एंड डी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो चलिए हम बात करें। देखिए इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो कह रहे हैं जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने जो 22 जनवरी दिया है उसकी जगह पे डेट उन्होंने गलत कर दी है। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया। और बात करें तो इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, इसमें संविधान संशोधन किया जा सकता है। और 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़ा गया था। इस प्रकार कथन 3 गलत है, जबकि फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ आपका सही है। तो इन्होंने बोला कि इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, तो ये अपने आप में आंसर गलत हो जाता है। देखिए इसमें भी कंफ्यूज मत होइएगा। प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया गया वो 13 दिसंबर 1946 को किया गया था, लेकिन जो स्वीकार जैसे आपके पास निमंत्रण आता है वो डेट अलग होती है, लेकिन जब किसी के यहाँ कोई फंक्शन होता है वो डेट अलग होती है। तो ये निमंत्रण एक तरीके से प्रस्ताव आया था 1946 में, लेकिन इसको स्वीकार कर लिया गया 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, तो मतलब बताने में कंफ्यूज मत होइएगा। तो इस तरीके से सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। क्योंकि थर्ड ऑप्शन गलत है, तो देखिए ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहे हैं कि निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट नागालैंड, बी मिजोरम, थर्ड मणिपुर एंड फोर हरियाणा। राज्यों के गठन के बारे में क्वेश्चन आते रहते हैं। तो नए राज्यों के पुनर्गठन के क्रम में आपका नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 यानी 1963 को हुई थी, आई थिंक याद ही होगा। हरियाणा की स्थापना आपके 1 नवंबर 1966 को, मणिपुर की स्थापना 21 जनवरी 1972 को, जबकि मिजोरम की स्थापना 20 जनवरी 1987 को हुई थी। तो इस तरीके से अगर हम जाएंगे, पहले आपका आ जाएगा नागालैंड। देखिए यहाँ पे चारों में ये ऑप्शन फर्स्ट दे दिया है। इसके बाद में आएगा आपका हरियाणा, क्योंकि हरियाणा की 1966 में हुई थी और 1963 में नागालैंड की हुई थी। 4 ये और ये, ठीक है। इसके बाद में हुई थी आपके मणिपुर की, तो ये ऑप्शन सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभी कथन ए कहता है कि राज्य 6 से 15 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। कारण आर कहता है कि एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानव अधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। तो नीचे कोड दिए गए हैं। ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी ए सही है परंतु आर गलत है। एंड डी ए गलत है परंतु आर सही है। हम इसके आंसर को देखते हैं। देखिए बात करेगा शिक्षा के अधिकार की, तो संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 21 का के अनुसार, आपको पता 21 का जोड़ा गया है ना, उस संविधान संशोधन करके, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट था। तो उसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है, करने की बात कही गई है, ना कि 6 से 15 वर्ष। ठीक है, यहाँ पर देखो इन्होंने 6 से 15 वर्ष कर दिया है। तो इस तरीके से हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि ए गलत है परंतु आर सही है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 नंबर है। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? ये अनुच्छेद दिए गए हैं और ये उनके प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 22
किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 24 मानव दुर्व्यवहार बलात्श्रम पर रोक है। ऑप्शन 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। एंड अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। कह रहे इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो बात करते हैं आपका अनुच्छेद 24 कारखाने आदि में बालकों के नियोजन पर निषेध अर्थात बाल श्रम पर प्रतिबंध की बात करता है। और इन्होंने यहाँ पर जबकि मानव दुर्व्यापार बलात्श्रम बेगार आदि पर निषेध की बात 23 में की गई है। ठीक है, ये जो है थोड़ा सा डिफरेंस है, मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम पर बात होगी वो 23 की बात हो जाएगी। ठीक है, और कारखानों आदि में जो बालकों के नियोजन मतलब जो छोटे बच्चों से माइनिंग की चीज़ें हो गई या बड़े बड़े कारखाने हो गए जहाँ पर बहुत चोट लगने की संभावना है, तो वो आपका 24 से संबंधित हो जाएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही सम्मिलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन से अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। ऑप्शन ए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, बी विधि के समक्ष समता का अधिकार, थर्ड प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, 4 अल्पसंख्यकों को शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार। तो कह रहे हैं कि नीचे कूट दिए गए हैं। ऑप्शन ए फर्स्ट और सेकेंड, बी सेकेंड और थर्ड, सी थर्ड और फोर्थ एंड डी फर्स्ट और फोर्थ। अगर हम बात करें कि कौन से अधिकार दोनों को प्राप्त है, देखिए भारतीय संविधान में कुछ मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों तथा विदेशियों सभी को प्राप्त हैं, जबकि कुछ केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन से अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं, है ना। तो ये हमने देख लिया था क्वेश्चन अभी। देखिए वैसे तो हम जो पढ़ते रहते हैं सारे अपने अधिकार, मौलिक अधिकार, तो भारतीय संविधान में कुछ मौलिक अधिकार पता है भारतीयों को प्राप्त हैं, कुछ भारतीयों मतलब भारतीय नागरिकों तथा विदेशियों दोनों को प्राप्त हैं। तो अगर बात करें आर्टिकल 15 की, तो आपका धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 16 आपका लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों को शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार। और अनुच्छेद 30 आपका अल्पसंख्यकों को अपने धर्म के प्रसार हेतु शिक्षण संस्थानों की स्थापना का अधिकार है। ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। डी ऑप्शन की बात करें तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और 4 अल्पसंख्यकों को शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार, यानी कि डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि नीति निर्देशक तत्वों के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। ऑप्शन सेकेंड आर्टिकल 42 काम के न्याय संगत और मानवोचित दशाओं की स्थिति समाजवादी सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है। और ऑप्शन 3 की बात करें तो आर्टिकल 43 आपका ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग की स्थापना गांधीवादी सिद्धांत का समर्थन करता है। एंड अगर नंबर 4 की बात करें तो आर्टिकल 48 का आपका पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा उदार बौद्धिक सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है। तो कह रहे हैं यहाँ पर कि उपरोक्त में से कौन से कथन सही है। ऑप्शन ए फर्स्ट और सेकेंड, बी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, सी सेकेंड थर्ड और फोर्थ एंड डी फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ। चलें अगर हम बात करें, देखिए नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है। नीति निर्देशक सिद्धांत में हमें समाजवादी, गांधीवादी तथा उदारवादी बौद्धिक सिद्धांत के तत्व मिलते हैं, जिनमें से अनुच्छेद आपका 42 समाजवादी सिद्धांत का, अनुच्छेद 43 आपका गांधीवादी सिद्धांत का और अनुच्छेद 48 उदार बौद्धिक सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है। तो इस तरीके से अगर बात करें आंसर की, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सूची में क्वेश्चन दिया गया है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है तथा कूट की सहायता से सही उत्तर चुनना है। सूची फर्स्ट है आपके संविधान के अनुच्छेद, सूची सेकंड है उसके विषय, आर्टिकल 40 न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण, आर्टिकल 44 समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, आर्टिकल 39 है ग्राम पंचायत का गठन एंड आर्टिकल 50 समान नागरिक संहिता। ठीक है, बहुत सिंपल है। हालांकि देखिए ये समय है रिवीजन और प्रैक्टिस का। ठीक है, आपने सुना ही होगा, जितने भी सर लोग हैं बता ही रहे हैं कि सिर्फ आप रिवीजन और प्रैक्टिस करिए, नया कुछ मत उठाइए। ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस है, इस समय सिर्फ आप इसको प्रैक्टिस करिए। तो सिंपल है, बहुत अच्छे से। डी आपका 1 में चला जाएगा। ठीक है, देखिए क्योंकि आर्टिकल 50 में ही आपका न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण है, आर्टिकल 40 में आपका समान नागरिक संहिता है। ठीक है, तो इस तरीके से ही हमें आंसर तुरंत मिल गया। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। D1 है आपका, A3 है ना। तो गेस भी करेंगे तो एक से ही आंसर आ जाएगा, नहीं गेस करेंगे अगर याद है तो आप सारा टिक कर लीजिए, सिंपल आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से किस व्यक्ति ने नीति निर्देशक से तत्वों को तुलना एक ऐसे चेक से की जो बैंक में है उसका भुगतान बैंक संसाधनों के अनुमति पर ही संभव है। ऑप्शन ए टी कृष्णाचारी, बी केसी वेयर, सी आइवर जेनिंग्स या डी केटी शाह। तो ऐसे कुछ कथन चलते रहते हैं। केटी शाह ने नीति निर्देशक तत्वों की तुलना एक ऐसे चेक से की जो बैंक में है और उसका भुगतान बैंक संसाधनों की अनुमति पर ही संभव है। ठीक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा आपका केटी शाह। कुछ चीज़ें और हैं, उनको आप अच्छे से पढ़ लेना। हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व सही तत्व नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा नीति निर्देशक तत्व नहीं है। ऑप्शन ए उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों या कामकारों के भाग लेना, बी कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से करना, सी अस्पृश्यता निषेध या डी प्रसूति सहायता का उपबंध। अब इसमें से कौन सा नीति निर्देशक तत्व नहीं है वो हमें बताना है। ठीक है, वैसे बहुत सरल है। अस्पृश्यता का अंत आपका फंडामेंटल राइट्स में वर्णन है, वो 17 में है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सिंपल से आ जाएगा, जो कि आपका एक मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। और जबकि अनुच्छेद 43 का उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के लिए या कामगारों का भाग लेना है। अनुच्छेद 48 आपका कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से करना। अनुच्छेद 42 काम के लिए न्याय संगत और मनोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करना है। ये सभी आपके नीति निर्देशक तत्व हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल कर्तव्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, मौलिक कर्तव्य को परिवर्तित करने के लिए विधायी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है। सेकंड, संविधान में मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा जोड़े गए थे। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है या है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। तो सिंपल है आपका। देखिए, मूल कर्तव्य जो है भारतीय संविधान में सोलह सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था। तो कथन सेकंड तो हमारा अब ऑटोमेटिक गलत हो जाता है। ठीक है, और दूसरी बात, मौलिक कर्तव्यों को परावर्तित करने के लिए किसी भी विधायी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है। नागरिक इन कर्तव्यों का पालन करने के लिए नैतिक रूप से बाध्य है। ऑप्शन ए ही यहाँ पर सही होगा, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर ईयर गलत दे दिया। 1978 नहीं होगा, ये 1976 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि मूल कर्तव्य के संबंध में सही कथन है। ऑप्शन ए मूल कर्तव्य राष्ट्र विरोधी एवं समाज विरोधी गतिविधियों के खिलाफ चेतावनी के रूप में है। सेकंड, मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए प्रेरणा स्रोत है। थर्ड, मूल कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए हैं, ना कि विदेशियों के लिए। तो यहाँ पर कूट दिया है। ऑप्शन ए फर्स्ट और सेकंड, बी सेकंड और थर्ड, सी फर्स्ट सेकंड और थर्ड या डी केवल फर्स्ट। देखिए, तो तीनों ही फैक्ट अपने आप में सही हैं। मूल कर्तव्य आपको पता है, नागरिकों द्वारा अपने अधिकारों का प्रयोग करते समय नागरिकों को अपने देश के प्रति कर्तव्य की याद दिलाते हैं, सबको पता है। इस तरीके से देखेंगे तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के संतुलन पर रखी गई। ऑप्शन है केशवानंद भारती मामले, बी मिनर्वा मिल्स मामला, सी गोलकनाथ मामला या डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, बात करेगा सर्वोच्च न्यायालय ने मिनर्वा मिल्स मामले 1980 में कहा था कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के संतुलन पर रखी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मिनर्वा मिल्स मामला 1980 में। ये आपका 1980 में आया था, ये याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहे निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से 57वां संविधान संशोधन के संबंध में सत्य है। ऑप्शन फर्स्ट, इस संशोधन द्वारा सहकारी समिति गठित करने के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया। सेकंड कह रहे हैं कि इस संशोधन द्वारा संविधान में एक नया भाग 9B जोड़ा गया। तो अब कूट दिया गया। ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। बात करें अगर हम 97वें संविधान संशोधन की, तो ये आपका 2011 में हुआ था। ठीक है, इसके द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया गया, इसलिए आपके ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची का। यहाँ पर सूची दी गई है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में संविधान के भाग हैं और सूची सेकंड में संबंधित विषय है। ठीक है, भाग 14 का संविधान संशोधन, बी भाग 16 संघ एवं राज्यों के मध्य संबंध, सी भाग 20 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध एंड भाग 11 अधिकरण। अब हमको यहाँ पर मिलाना है। देखिए, बहुत सिंपल है, आपको पता है कि भाग 20 में आपका संविधान संशोधन है। ठीक है,
और इसके बाद में ये 14 का आपके अधिकरण यानी कि ट्रिब्यूनल्स जिनको हम बोलते हैं 14 का, ठीक है, 14 का, तो ये ट्रिब्यूनल्स हो जाएंगे। और इसके बाद में ये आपका संघ एवं राज्यों के मध्य संबंध जो होते हैं वो आपके 11 में है, भाग 11, ठीक है। अनुच्छेद अलग है और भाग अलग है, ध्यान रखना। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ऑप्शन डी बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर ऑप्शन डी आपका ये आंसर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व तो नहीं है, यहाँ पर इन्होंने नहीं है पूछा है। ऑप्शन ए मानव के दुर्व्यापार एवं बलाश्रम का प्रतिषेध, बी पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन, सी काम शिक्षा एवं लोक सहायता पाने का अधिकार, एंड डी कृषि एवं पशुपालन का गठन। तो इसमें से कौन से कह रहे हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो नहीं है? वैसे तो बहुत सिंपल है, जो मानव का दुर्व्यापार एवं बलाश्रम का प्रतिषेध है ये आपका नीति निर्देशक तत्व नहीं है, जबकि ये फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, आपको पता ही है। तो ये आपका फंडामेंटल राइट्स है, वो भी आर्टिकल 23 के तहत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप के आंसर पता चल गया। नेक्स्ट है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, यहाँ पर भी जो सही नहीं है वो बताना है। ऑप्शन है कि प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ, सही है। बी इस समिति में 7 सदस्य थे, ये भी सही है। सी ऑप्शन है कि प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में 6 माह से अधिक का समय लगाया, ये यहाँ पर गलत है। बट आंसर अगर पूछा जाए तो यही सही होगा, क्यों? क्योंकि 6 माह से अधिक का नहीं बल्कि 6 माह से कम का समय लगाया था। डी है प्रारूप समिति की कुल 141 बैठकें हुई, तो ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन हमारा सही है। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के प्रथम स्थायी उपाध्यक्ष किन्हें चुना गया? ऑप्शन है एस.सी. मुखर्जी, बी फ्रेंड एंथोनी, सी वल्लभ भाई पटेल, या डी सच्चिदानंद सिन्हा। यहाँ पर स्थायी उपाध्यक्ष की बात हो रही है, अध्यक्ष की भी नहीं हो रही है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान देना, ऐसे ही क्वेश्चन फंसाते बहुत है, ठीक है। तो संविधान सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष आपके एच.सी. मुखर्जी थे, जबकि इससे पूर्व संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी को 9 दिसंबर 1946 में बनाया गया था। तो इस क्वेश्चन के अगर आंसर की बात करें तो एच.सी. मुखर्जी आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहे हैं कि अनुच्छेद फर्स्ट में भारत का उल्लेख राज्यों के संघ के रूप में किया गया है, जिसका अभिप्राय है भारतीय संघ राज्यों के बीच हुए समझौते का परिणाम है। सेकंड, किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। तो कह रहे हैं निम्न में कौन से कथन सही है? ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। देखो सबसे अच्छी बात यह है कि भारतीय संघ या राज्य जो हैं वो भारत से अलग या समझौते का प्रारूप वो मतलब परिणाम तो है ही नहीं। तो जहाँ भी ये बात आपको दिखे कि उसके बीच समझौते का परिणाम है इस तरीके का, तो ये तो अपने आप में ही ऑप्शन गलत हो जाता है, ठीक है। तो ये कभी ऐसा है ही नहीं। तो संविधान में कभी भी संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं है। अनुच्छेद 1 में भारत का उल्लेख राज्यों के संघ के रूप में किया गया है। इसके दो अभिप्राय हैं, मतलब दो मतलब है। पहला, भारतीय संघ राज्यों के बीच हुए किसी समझौते का निष्कर्ष नहीं है, ठीक है। दूसरा, किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत है, लेकिन सेकेंड आपका यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संसदीय प्रणाली की नहीं है? ऑप्शन ए वास्तविक व नाम मात्र के कार्यपालिका की उपस्थिति, बी विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता, सी निचले सदन का विघटित न होना, या डी बहुमत वाले दल के सत्ता का। देखिए अगर हम संसदीय व्यवस्था की बात करें, इसमें तो क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, लेकिन पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आपके देखिए मतलब संविधान में भारत में संसदीय प्रणाली की जो निम्न व्यवस्थाएं या विशेषताएं हैं, वास्तविक व नाम मात्र के कार्यपालकों की उपस्थिति, बहुमत वाले दल की सत्ता, विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही, विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व, निचले सदन का विघटन, जबकि निचले सदन मतलब लोकसभा, जबकि उच्च सदन का विघटन न होना। तो इसलिए इन्होंने लिख दिया निचले सदन का विघटन, ठीक है। यही अपने आप में गलत है और यही इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सही ऑप्शन का मतलब, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा कि प्रणाली नहीं है, उसका आंसर ये सही है, ठीक है। निचला सदन विघटित होता है, लोकसभा डिसॉल्व होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया। ऑप्शन ए अभिकथन ए है भारत में धर्मनिरपेक्षता की सकारात्मक अवधारणा अपनाई गई है। कारण, भारत का समाज बहुधर्मवादी है। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी ए सही है परंतु आर गलत है। एंड डी ए गलत है परंतु आर सही है। अगर हम बात करें धर्मनिरपेक्षता की पश्चिमी अवधारणा,
ठीक है। तो राज्यों के बीच पूर्ण अलगाव रखती है, जो धर्मनिरपेक्षता की नकारात्मक अवधारणा है, परंतु भारत में धर्मनिरपेक्षता के सकारात्मक पहलू को शामिल किया गया। आपको पता है धर्मनिरपेक्ष शब्द को भी जोड़ा गया। यहाँ आवश्यकता पड़ने पर धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप किया जाता है, लेकिन वो सकारात्मक होता है, क्योंकि भारत का समाज बहुधर्मवादी है। तो इसलिए आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही है कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किसी व्यक्ति को ऐसे कर से उन्मुक्ति प्रदान किया गया है जिसकी आय को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि हेतु प्रयोग किया जा रहा है। ऑप्शन ए आर्टिकल 26, बी आर्टिकल 265, सी आर्टिकल 267 या डी आर्टिकल 27। अगर हम बात करें, देखिए आपके संविधान में आर्टिकल 27 द्वारा किसी व्यक्ति को ऐसे कर से उन्मुक्ति प्रदान किया गया है जिसकी आय को किसी धार्मिक मतलब विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि के लिए प्रयोग किया जा रहा है। तो ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, आर्टिकल 27। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने कहा कि भारतीय संविधान भाषा और वस्तु दोनों ही तरह से 1935 के अधिनियम की नकल। ऑप्शन है आइवर जेनिंग्स, बी केसी मुखर्जी, सी एन श्रीनिवासन या डी के टी शाह। अगर बात करें तो ये भारतीय संविधान के बहुत से तत्व आपको पता 1935 के अधिनियम से या तो सीधे लिए गए या संशोधित रूप में लिए गए। इसी कारण एन श्रीनिवासन ने कहा कि भारतीय संविधान भाषा और वास्तु दोनों में ही 1935 की नकल है। ठीक है। तो कौन हो जाएंगे आपके यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा, एन श्रीनिवासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से तत्व भारतीय संघात्मक व्यवस्था के एकात्मक चरित्र को प्रकट करते हैं। ऑप्शन है एकीकृत न्याय व्यवस्था, बी स्वतंत्र न्यायपालिका, सी आपातकालीन उपबंध या डी एकल नागरिकता। एकात्मक चरित्र की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना, एकात्मक चरित्र की बात हो रही है। देखिए सबसे पहले आता है स्वतंत्र न्यायपालिका, संघात्मक विशेषता है। ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि देखिए एकीकृत न्याय व्यवस्था, आपातकालीन उपबंध। जब भी आपातकालीन उपबंध लगाए जाते हैं आपको पता है कि केंद्र की शक्ति सर्वोच्च होती है, राज्यों में नहीं इतनी होती है। और एकल नागरिकता, इसलिए 1, 3 और 4 आपका हो जाएगा। लेकिन इन्हें यहाँ पर डी करना चाहिए, तो स्वतंत्र न्यायपालिका भी अपने आप में कहीं ना कहीं, पर ठीक है कोई नहीं, एकीकृत न्याय व्यवस्था आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण इसमें सूचीबद्ध है, बी जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, सी सूचीबद्ध भाषा या डी राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। ठीक है, बहुत सिंपल है। यहाँ पर जो संविधान की चौथी अनुसूची है उसमें राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए